हाईबॉक्स स्कैम में प्रतिक्रिया बहुत तेज हो जाने के बाद अंत में यूट्यूबर अभिषेक मनार का फुकरा इंसान अपना चुप्पी तोड़ा एवं बुनियादी जांच के साथ साथ दोष को हटाने का प्रयास किया। यूट्यूबर अभिषेक मनार का फुकरा इंसान ने हाईबॉक्स ऐप या हाईबॉक्स एप्लीकेशन के बारे में बहाना बनाने और अस्पष्ट आश्वासन देने का सहारा लिया, हुए नुकसान को कवर करने का प्रयास किया और इस मेस में अपनी भूमिका की पूरी तरह से इग्नोर किया, which has been criticized for its absurdity. Hello friends, this is Chandan. Welcome to my channel. Let's delve into the absurdity of his latest statement. Dissect so-called due diligence, support from community, etc., etc. यूट्यूबर अभिषेक मनाना का फुकरा इंसान ने अंततः बढ़ती आलोचना का संबोधित करने का निर्णय लिया, जो कि कितने महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच गई है कि इसे नजरअंदाज करना वो नामुमकिन है और ये किया भी नहीं जा सकता। और उसकी प्रतिक्रिया सबसे प्राथमिक उपाय के माध्यम से जिम्मेदारी को स्थानांतरित करने का एक प्रयास प्रतीत होता है। इस कथित ड्यू डिलिजेंस का विस्तार से विश्लेषण करना आवश्यक है। ड्यू डिलिजेंस रियली क्या ऐसा ही है? आइए हम इसकी बारीकियों पर गौर करने की वास्तव में कोशिश करते हैं। यूट्यूबर अभिषेक मनार स्थापित किया है कि हाईबॉक्स एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर सूचीबद्ध था। वेल कांग्रेचुलेशन, बट दैट्स द एब्सोल्यूट बेयर मिनिमम। हालांकि ये सराहनीय लग सकता है कि ये महज जांच के सबसे प्रारंभिक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सोच लीजिए कि आपको रेस्टोरेंट जाना है, ठीक है, वीकेंड पे, तो आप तो फिर ढूंढ रहे हैं गूगल पे या किसी से पूछ रहे हैं, तो गूगल पे आपसे पता चला या कहीं और जगह से आपको पता चला कि ये रेस्टोरेंट अच्छा है। लेकिन उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि वो उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है या उस रेस्टोरेंट का एम्बियंस अच्छा है। वो अच्छा क्या है तो वो आपको जाना पड़ेगा, वहां पे जाके देखना पड़ेगा कि हाँ उनका एम्बियंस अच्छा है या आप मान लीजिए वहां पे जो फूड मिलता है वो अच्छा है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो सिमिलर थिंग्स यहाँ पे भी हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पर किसी ऐप की उपस्थिति मात्र उसकी लेजिटिमेट मतलब वैधता सुनिश्चित नहीं करता। ये केवल ये दर्शाता है कि ऐप एक्सेसिबल है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी वाले एप्लीकेशन या ऐप सामने आए हैं। केवल उपलब्धता को विश्वसनीयता के लिए बेंचमार्क नहीं माना जाना चाहिए। Does availability should be considered as a benchmark of reliability? Is it the gold standard of trustworthiness? No, right? Next, he talks about there is a mention of high ratings and reviews. जनरली बढ़ी हुई रेटिंग्स और समीक्षाओं को संदर्भ महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करते हैं। किसी एप्लीकेशन की विश्वसनीयता का आंकलन करने के लिए केवल ऐप स्टोर की मूल्यांकन पर निर्भर रहना आपके मछली की सुरक्षा निर्धारित करने के लिए बिल्ली से परामर्श करने के समान है। और आप सेलिब्रेटिंग 2 kg of weight loss with lots of sweets. Reviews can be manipulated, bought, purchased, simply written by early users who haven't encountered the issues that come later. यदि ये उनकी मूल्यांकन प्रक्रिया के पूर्ण दायरे का प्रतिनिधित्व करता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी सब्सक्राइबर्स खुद को इस दुविधा में उलझा हुआ पाते हैं। गजब लेवल का वेटिंग प्रोसेस है भाई का। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया है कि कोई गलत गतिविधि का संकेत नहीं था, मतलब नेफेरियस एक्टिविटी। कम ऑन, नो किडिंग, राइट? क्योंकि यदि स्पष्ट रेड फ्लैग होते तो सबसे भोले सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स भी उसे बच जाता। समस्या यह है कि कुटिल गतिविधि अक्सर आपके चेहरे पर रेड फ्लैग नहीं लहराती। The problem is nefarious activity often doesn't wave a red flag in your face, बल्कि वे अक्सर ऐप के भीतर विवेकपूर्ण अंतर्निहित होते हैं। ये एप्लीकेशन लॉन्च के बाद प्रकट होते हैं, जो स्पष्ट रूप से सतही मूल्यांकन से परे पूरी तरह से जांच से नहीं गुजरता है। यूट्यूबर अभिषेक मनार वर्तमान में माफी जारी करके हाईबॉक्स एप्लीकेशन के आसपास विवाद के परिणामों को कम करने का प्रयास में लगा हुआ है, जिसमें आमतौर पर वास्तविक पश्चाताप से जुड़ी ईमानदारी का अभाव है। स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण चुनाव अभियान के दौरान राजनेताओं द्वारा अक्सर किए जाने वाले खोखले वादे जैसा दिखता है, जिससे उनकी भावनाओं की प्रामाणिकता के बारे में संदेह पैदा होते हैं। वे हाईबॉक्स एप्लीकेशन की विफलता के कारण हुई पीड़ा के लिए खेद व्यक्त करता है, लेकिन ये उसकी गड़बड़ी की वास्तविक स्वीकृति के बजाय उसकी बची हुई प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एक आखिरी और अंतिम प्रयास जैसा लगता है। लेट्स ब्रेक डाउन हिज एपोलॉजी। इनिशियली मतलब प्रारंभ में वो अपने सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स द्वारा अनुभव किए गए संकट के लिए पश्चाताप व्यक्त करते हैं, जो काफी विडंबनापूर्ण है, क्योंकि जिस स्थिति का वो आप
सामना कर रहे हैं उसे तैयार करने में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी है। ये एक घर में आग लगाने और फिर लोगों के जल जाने पर अफसोस करने जैसा है। यदि वे वास्तव में उनकी भलाई के बारे में चिंतित होते तो ये माफी समस्या की शुरुआत में तुरंत जारी की गई होती, ना कि तब जब प्रतिक्रिया ने उन्हें मजबूर कर दिया। If he had genuinely been concerned about the well-being of his subscribers, this apology would have been issued promptly at the onset of the problems, rather than being a reaction to the criticism that ultimately compelled him to address the matter. Then he makes a grand promises to personally ensure the app delivers on its promises. ये दावा स्पष्ट रूप से एक उद्धारकर्ता की भूमिका निभाने का एक हास्यास्पद प्रयास है। वो कौन से विशिष्ट काम करने वाले हैं या करने का इरादा रखते हैं, वह वास्तव में क्या करने जा रहे हैं। क्या वो अचानक एक टेक्निकल एक्सपर्ट बन गए हैं इलॉन मस्क की तरह, जो किसी भी ऐप की कोड को सही कर सकता है, या बिल गेट्स की तरह किसी भी ऐप की बिजनेस मॉडल को फिर से रीडिजाइन कर सकता है, या वॉलमार्ट की तरह किसी भी ग्राहक सेवा में सुधार कर सकता है। हकीकत तो यह है कि उनका व्यक्तिगत प्रयास एक खोखले इशारे जैसा और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा भी नहीं है, जिसका उद्देश्य वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण किए बिना नाराज सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स को शांत करना है। यह वादा समस्या के समाधान से ज्यादा अपना चेहरा बचाने की कोशिश में है। ये घोषणा अंतर्निहित मुद्दे को संबोधित करने के बजाय उनकी अपनी प्रतिष्ठा को रक्षा करने के लिए है, और वो आज यही सभी कर रहा है। एंड हियर इज द ट्रिगर, कंसीडरिंग लीगल रिकोर्सेस इफ द ऐप डजंट शेप अप रियली। अब वे अचानक सख्त बातें कर रहा है, मानो वो मौजूदा मुद्दे को सुधारने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। इससे ये सवाल उठता है कि मौजूदा संकट से पहले ये मुखर मानसिकता कहाँ थी? मालगाड़ी पटरी से उतरने से पहले ये सक्रिय रवैया कहाँ था? कठिन सवाल पूछना और कानूनी विकल्पों पर विचार करने का समय उनके ऐप को प्रमोशन करने से पहले था, ना कि उनके सब्सक्राइबर के चलने के बाद। उन्होंने उल्लेख किया है कि हाइबॉक्स टीम ने उन्हें आश्वस्त किया है कि विड्रॉल प्रोसेस जल्दी ही खुलेंगे। हाउ कंफर्टिंग एक्सेप्ट इट इज नॉट। ये पहली बार नहीं है जब उनके सब्सक्राइबर्स ने हाइबॉक्स टीम से वादे सुने हैं। इस समय पर वे शब्द और वो वादे नदी में कागज की नाव लेकर चलने के समान विश्वसनीय है। उन आश्वासनों पर उनका अंधविश्वास केवल ये दर्शाता है कि वो उस वास्तविकता से बहुत दूर है जिसका सामना उनके सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं। कुछ भी हो तो ये केवल उन लोगों का अपमान करने का काम करता है जो पहले ही जल चुके हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि रेड फ्लैग्स के बावजूद अभी भी ऐप डेवलपर्स मतलब हाइबॉक्स टीम की बात फुकरा इंसान मानने को तैयार है। सब्सक्राइबर्स अपने फंड्स के आगमन की आशा कर रहे हैं और फंड्स विड्रॉल के संबंध में अस्पष्ट आश्वासन उनकी चिंताओं को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर वो बताते हैं कि हाइबॉक्स टीम ने इस मुद्दे के बारे में ट्वीट किया है। As if our tweet is some sort of magical fix, will it serve as a pinnacle for the problem at hand? Look everyone, they tweeted. Everything is going to be fine. Really? क्योंकि एक ट्वीट से कुछ हल होने वाला नहीं है। ट्वीट की प्रभावकारिता पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी अंतर्निहित मुद्दे का समाधान नहीं कर सकता। ये केवल संचार के सबसे बुनियादी रूप को प्रतिनिधित्व करती है। Does a mere tweet will open withdrawal gateways? Does a mere tweet will return the lost money? Does a mere tweet will recover the lost fund? Does a mere tweet will restore the trust that has been shattered? Does a mere tweet will make the trust that has been severely compromised? संचार की इस रूप की तुलना डिजिटल क्षेत्र में सहज कंधे उचकाने से की जा सकती है। ये चुप्पी से भी अधिक हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि वे अक्सर सार्थक कार्यवाही के रूप में करने वाली एक सतही जनसंपर्क राजनीति प्रतीत होती है। Next, Fukra's forthcoming strategy involves championing the concept of collective protections, which sounds nice on paper, but it is utterly meaningless in practice. What precisely does this concept encompass? What does that even entail? वो आप एक दूसरे की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो ऐप के प्रमोशन में व्यस्त थे तो ये भावना कहाँ थी? सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांत की पारा में उन्होंने अपने सब्सक्राइबर सामने पेश करने से पहले ऐप की सटीक जांच और मूल्यांकन के माध्यम से करनी चाहिए थी। मूल मुद्दे को संबोधित करने के बजाय वो अपनी पिछले लापरवाही के परिणामों को कम करने के प्रयास में आश्वस्त करने वाली बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। This approach serves as a transparent maneuver to divert attention
from his initial failure to ensure the safety of this audience. To add to the absurdity, he highlights that the other creators have faced similar situation. I guess the classic misery loves company defense. सिर्फ इसलिए कि अन्य यूट्यूबर्स लोगों ने गलतियां किया है तो इससे उनकी गलती कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाती, उनकी कार्य की गंभीरता वो कम नहीं हो जाती। ऐसे प्रतीत होता है मानो वो कह रहे हैं अपनी विफलता के परिणामों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। देखो, मैं अकेले नहीं हूं जिसने गलती किया है, फिर भी उस एप्लीकेशन का पर्याप्त रूप से आंकलन करने में उनकी व्यक्तिगत विफलता पर ध्यान केंद्रित होनी चाहिए, जिसके कारण उनके सब्सक्राइबर को काफी वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ा। ये इंगित करके कि दूसरे ने भी ऐसा किया है, उसकी भूमिका कम करने की कोशिश करने से वे पूरी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। And then in final, almost laughable attempt to make the things, he emphasizes love and unity. Let's get real here. Love and unity aren't going to get the people money back. This isn't some feel-good group therapy session where we all hold hands and sing a song to make the pain go away. His followers are dealing with real financial losses, stresses, and frustration because of an ad he promoted. Throwing out platitudes of love and unity is not only tone-deaf but almost insulting. It is an attempt to grab a serious issue in flop, hoping that people will focus more on the positive message than the actual problem at hand. स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए यूट्यूबर अभिषेक मलाना का फुकरा इंसान के प्रयास केवल सतही है। अपने सब्सक्राइबर की पर्याप्त सुरक्षा के बिना त्रुटिपूर्ण एप्लीकेशन को बढ़ावा देने के मुख्य मुद्दे को संबोधित करने के बजाय खाली आश्वासन और अस्पष्ट वादों पर ध्यान केंद्रित करती है। वो ठोस कदम उठाने के बजाय सतही समाधान पेश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनसे स्थिति सुलझ जाएगी। फुकरा इंसान के सब्सक्राइबर्स हाइडॉक्स टीम से आश्वासन या सामूहिक सुरक्षा नहीं बल्कि जवाबदेही, सच्चाई और पैसा वापस मांग रहे हैं। They are not interested in collective protection or hearing about how others have messed up too. They want accountability. They want the truth and the most importantly, they want their money back. वे खोखले शब्द के बजाय वास्तविक कार्रवाई चाहते हैं और जब तक फुकरा इन समस्याओं को सीधी तौर पर संबोधित नहीं करता, उसकी माफी और स्पष्टीकरण असफल है। कई लोगों के लिए नुकसान क्षति पहले ही हो चुका है और प्यार और एकता की कोई भी मात्रा उसे ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फुकरा inside defense of his role in a fiasco is a flimsy, offering minimal due diligence as a shade of his responsibility. अपनी गलती के लिए माफी मांगने के बजाय वो अपना होमवर्क पूरा कर लेने के भ्रम के पीछे छिपा हुआ है। ये प्रतिक्रिया जड़ पर नमक छिड़कती है। ये दर्शाता है कि वो अपने विश्वसनीय फॉलोअर्स या सब्सक्राइब की भलाई की तुलना में अपनी स्वयं के दुष्कर्मों को कवर करने के बारे में अधिक चिंतित है। माफी, क्षमा अंत संरक्षणीय है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये ऐप की खराब छवि को सुधारने के लिए एक पीआर स्टंट है। यदि फुकरा इंसान को वास्तव में अपनी फॉलोअर्स की परवाह होती तो उन्होंने इस मैच के बाद खोखले वादे या कानूनी धमकियां नहीं दी होती। उनके फॉलोअर्स इन तथ्यपरक नाटकीयता से बेहतर के पात्र है। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.